नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक ईडी ने जो है अब शिवसेना की सांसद भावना गवली पाटिल को अब समन जारी कर दिया है। उन्हें जो है पूछताछ के लिए वो बुलाने वाली है और ये मामला भी पैसे की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक शिवसेना के कई सारे नेता जो है उन पर फ्रॉडबाजी, धोखेधड़ी और कई सारे इस तरीके से पैसे से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ जो सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख है, उनके ऊपर इतना बड़ा एक ऑलरेडी एक मामला चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वैसे ही अब शिवसेना के अलग अलग नेताओं पर एक के बाद एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें इस बार ईडी ने सख्ती बरतते हुए जो है भावना पाटिल को ये कर दिया है, समन जारी कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अब भावना को पेश होने की बात कह दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, इस पूरे मामले में ईडी ने इससे पहले भावना को 2 बार और समन जारी किया था, लेकिन दोनों बार ही वो पेश नहीं हो पाई। आपको बता दें जो पहली बार जो समन है वो 4 अक्टूबर को डाला गया था और उन्हें कहा गया था कि 4 अक्टूबर को वो ईडी ऑफिस आए, लेकिन 4 अक्टूबर को वो ईडी ऑफिस में पेश नहीं होती है और उस वक्त वो काम का हवाला दे देती हैं और इसके साथ ही साथ वो दूसरे डेट के लिए अपील करती हुई नजर आती है। अब इसके बाद उनको फिर दोबारा एक डेट दी जाती है, वो है 20 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर को फिर से जो ईडी है वो उन्हें समन जारी करता है और कहता है कि वो उन्हें जो है वो आकर मिले ईडी से, और साथ ही साथ ताकि ईडी जो है इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में उनसे पूछताछ कर सके। लेकिन उस बार फिर से वो जो है चिकन पॉक्स का बहाना बनाकर, अपना जो तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब का बहाना बनाकर वो फिर से दूसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होती है। और साथ ही साथ उनके जो वकील है वो उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स है उन्हें सामने दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि उन्हें 15 दिन का वक्त मिल जाए। भावना चाहती है कि ईडी के सामने नेक्स्ट समन आने से पहले, जब नेक्स्ट उनको ईडी के पास पेश होना पड़ेगा, उससे पहले उन्हें 15 दिनों का वक्त मिल जाए। जिसके बाद उन्हें 15 दिन का वक्त देते हुए अब ईडी जो है वो उन्हें 24 नवंबर को उन्होंने जो है काफी उन्होंने वक्त लंबा ले लिया है। 24 नवंबर को ईडी ने सख्ती बरतते हुए उन्हें अब पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में वो पूछताछ करेंगे और इसलिए उन्हें कह दिया है कि 24 नवंबर को चाहे जो हो जाए उन्हें यहाँ पर जो है हाजिरी देनी पड़ेगी, उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका तीसरा समन है। तो आप देख सकते हैं कि ईडी कई बार समन जारी करती हुई नजर आती है। अनिल देशमुख वाले मामले में भी आपने देखना कि कई बार जो है ईडी ने समन जारी किया था, जिसके बाद अतः जो है अनिल देशमुख का ईडी के समन जारी करने के बाद मिले। तो अब यहाँ पर भावना गवली पाटिल के मामले में भी यही देखने के लिए मिल रहा है कि उन्हें भी कई बार समन जारी किया गया और आखिरकार जो है वो ईडी के सामने पेश होती है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में यानी 24 नवंबर को इस बात का पता चल पाएगा कि इस बार फिर से वो कोई बहाना बना के ईडी के इस समन को जो है टालती हुई नजर आती है या फिर ईडी के सामने पेश होती हुई नजर आती है। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है, जहां पर ये नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। ये आरोप जो है वो फर्जीवाड़े आरोप है, लेकिन उसके बाद जब ईडी उन्हें समन जारी करती है तो वहाँ पेश भी नहीं होते हैं, वो एक के बाद एक सिर्फ डेट्स लेते रहते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो ईडी के समन जारी करते ही उनकी तबीयत कैसे बिगड़ जाती है। उन्हें ऐसे कौन से बात का खौफ है कि जैसे ईडी समन जारी करती है तो इनकी तबीयत नासाज हो जाती है और उन्हें अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो ईडी के पहले समन में ही जाके वो ईडी से क्लियरली बैठकर बातचीत करके जो भी जो सवाल उनसे पूछेंगे उनका जवाब देकर वो वहां से फ्रेश होकर निकल सकते हैं। लेकिन जब उनके मन में एक वो बैठ चुका है, डर बैठ चुका है, जो कल्प्रिट होते हैं उनको हमेशा ये रहता है कि मैं कहीं सवालों के गलत जवाब ना दे दूं, मैं फंस ना जाऊं, इसी वजह से वो एक के बाद एक दिन जो है टालते हुए रहते हैं। और अभी शिवसेना के नेता जो है ऐसी तरीके का काम करते हुए नजर आ रहा है। और इस वक्त अब भावना जो गवन पार्टी है ना, उनके भी मामले में आप देख सकती हैं कि भावना भी एक के बाद एक डेट ईडी से लेती हुई नजर आई है। अब आखिरी जो है तीसरा एक डेट उन्हें जारी कर दिया गया है, समन किया गया है कि वो तीसरी डेट पर हाजिर हो। अब ऐसे में ईडी के पास कई सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि भावना गवर पाटिल के एक सहयोगी है सैयद खान, उनको जो है पीएमएलए के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने बहुत जगहों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि भावना के घर समेत, दफ्तर समेत 6 से 7 अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी हुई थी और उस वक्त है 72 करोड़ रुपए का मामला था, 72 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। और उस वक्त उनके घर, दफ्तर और साथ ही साथ 6-7 और जगहों पर जो है छापेमारी हुई थी। और सिर्फ ये जो छापेमारी चल रही थी उसी वक्त अनिल देशमुख के यहाँ पे भी एक के बाद एक छापेमारी चल रही थी। तो ईडी ने कई सारे छापेमारी की थी और इसी दौरान उनके सहयोगी सैयद खान को पकड़ा गया।
गया था। आपको बता दें कि ईडी का मानना था कि 72 करोड़ रुपए की जो हेरफेर यहाँ पर हुई है, 72 करोड़ रुपए का मामला था, जिसको लेकर सईद खान से जो है पूछताछ हो रही थी और इसी वजह से उस पूरे मामले को लेकर जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मामला सामने आया उसको लेकर कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ईडी समन जारी कर रही थी और इन्हें बुला रही थी ताकि इनसे पूछताछ करके मामले को ऊपर जो राज है उसे हटाया जा सके। लेकिन ये एक के बाद एक डेट लेती हुई नजर आई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जब ईडी छापेमारी कर रही थी और सईद खान को जब उन्होंने पकड़ा था तो उस वक्त उन्होंने ये दावा किया था कि जिस तरीके से जो आपको बता दें कि यहाँ पर सैयद खान के सहयोग से आपको बता दें कि गवली ने एक न्यास की निजी कंपनी को बदलने की आपराधिक साजिश जो है रची थी। एजेंसी ने बताया था कि गवली खान के साथ इनके जो है काफी क्लोज संबंध है और इसके साथ गवली खान ने ही मिलकर एक न्यास की जमीन को जो है इसको हड़पने की कोशिश की थी। न्यास की जमीन के जो ये पूरा मामला है निकलकर सामने आया था, 72 करोड़ का ये मामला था। लेकिन जब इस पूरी साजिश के बारे में पता किया गया, जब उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस साजिश में आपको बता दें कि ईडी के अनुसार तकरीबन 18 करोड़ से अधिक रुपए की जो है हेरफेर की गई है। आपको बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया था जहां पर 72 करोड़ के धोखाधड़ी वाले मामले से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब ईडी ने सैयद खान को पकड़ा तो फिर इन्हें पता चला कि न्यास की जमीन को लेकर धोखाधड़ी की गई है और यहाँ पे तकरीबन 18 करोड़ रुपए की जो है हेरफेर का मामला सामने आया है। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और सबके ऊपर एक के बाद एक बड़े जो है धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आ रहे हैं। अनिल देशमुख पे 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। अर्जुन खोतकर पे आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर भी मतलब 100 करोड़ की हेरफेर का मामला सामने आया है। अब एक और जो है ये भावना जो पाटिल है, इनके ऊपर भी अब उन पे भी 18 करोड़ की हेरफेर का मामला सामने आ रहा है। यानी एक के बाद एक शिवसेना और एनसीपी के नेता जो है कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जो चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में आखिर चल क्या रहा है, आखिर महाराष्ट्र की सरकार में इस वक्त किस तरीके से हलचल मची हुई है और आखिर महाराष्ट्र की सरकार में इस वक्त जो सहगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार जो बयान देते हुए नजर आते हैं, संजय राउत जो है अनिल देशमुख को सही और सच बताते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ इनकी बयानबाजी है और एक के बाद एक धोखाधड़ी के मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, जो उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पूरी महाराष्ट्र की सरकार ही जो है देखने के लिए अगर आप देखें, एक के बाद जिस तरीके से कई नेताओं का नाम सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। यही नहीं, कई मामलों पर तो अभी उद्धव सरकार के 23 मंत्रियों पर भी जांच चल रही है। यानी कितने मंत्री हैं, एक सरकार इतने मंत्रियां रखती है, किसी के बैकग्राउंड के बारे में जांच करते हुए नजर नहीं आती है और सारे जो है एक के बाद एक कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। 23, 24, 25 इस तरीके से मंत्रियों की गिनती दिखने के लिए सामने मिल रही है, जिनके पास एक के बाद एक जांच उन पर जाली जो है शुरू हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना और एनसीपी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरीके के मामले, धोखाधड़ी के मामले, एक के बाद एक लोग, बड़े वरिष्ठ नेताओं को जो है यहाँ पर समन जारी किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये 5 बार जीती हुई हैं। इनका एक काफी एक बड़ा ओहदा जो है शिवसेना में माना जाता है, काफी एक चर्चित एक चेहरा है ये शिवसेना की और ऐसे में इनका एक काफी रुतबा है जहाँ पे 5 बार जीत चुकी हैं। तो ऐसे में ये काफी आप कह सकते हैं कि बड़ा मामला बनते जा रहा है कि जितने ऊपर के अधिकारी हो रहे हैं, जितने ऊपर के नेता समझ में आ रहे हैं, जितने ऊपर के मंत्री, जितना ऊपर ये मामला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो तार है ऊपर से ही नीचे की तरफ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जितना ऊपर की तरफ का मामला जा रहा है उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में आखिर चल क्या रहा है, महाराष्ट्र की सरकार आखिर क्या कर रही है कि एक के बाद एक उनके इतने सारे मंत्रियों के ऊपर जांच बैठ रही है। सारे वरिष्ठ जो उनके नेता है, जो सिटिंग उस वक्त के गृह मंत्री हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो कि एक जो कमिश्नर है उसकी पोस्टिंग ये करते हैं, एक ऑफिसर की पोस्टिंग करते हैं सचिन वाजे और उन्हें 100 करोड़ की वसूली का जो है पूरा मामला सौंपते हैं कि 100 करोड़ की वसूली तो मुंबई के, महाराष्ट्र के अलग अलग बार और रेस्टोरेंट से ला के दो। तो एक गृह मंत्री को 100 करोड़ रुपए की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि जिसकी वजह से वो इस तरीके के एक ऑफिसर को ये काम सौंपते हुए नजर आता है। साथ ही साथ एक मुद्दा यहाँ पर यह भी बनकर आता है कि आखिर जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने के लिए मिला है, जिस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले फंसते हैं, इसके बाद एक और नेता का नाम सामने आता है, उसके बाद एक और नेता का नाम सामने आता है, शिवसेना और एनसीपी जो दूसरे पर कीचड़ उछालती है और कहती है कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अतः यही देखने के लिए मिलता है कि षड्यंत्र उनके खिलाफ नहीं रचा जा रहा, बल्कि षड्यंत्र के मोहरे तो वही है, वही षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक कई
घोटालों को आप कह सकते हैं कि वो अंजाम दे चुके हैं, जिससे अब पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अर्जुन खोतकर का जो अभी मिल जो है शुगर कैन मिल का घोटाला सामने आया हो, जिससे किसानों ने उजागर कर दिया है, तो अब ये जो भवानी आप कह सकते हैं कि पाटिल के अब सैयद खान ने जिस तरीके से सारी चीज़ें सामने रखी है, उससे एक और घोटाला सामने निकल कर आ रहा है। ईडी कह रही है कि 18 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई है। 72 करोड़ के मामले में जो है छापेमारी इनके यहाँ हुई थी, घर पे, दफ्तर पे, 7-8 और जगहों पर हुई थी। उस वक्त अनिल देशमुख के यहाँ भी जो है छापेमारी चल रही थी, और ईडी जब इन्हें समन जारी करती है तो एक के बाद एक डेट लेते हुए नजर आते हैं। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार अपने ही बयानबाजी में अपने ही लोगों को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है, और जहाँ पे वो दूसरों पर कीचड़ उछालती है, अब उनकी जो सरकार कह सकते हैं, अब उनकी जो पार्टी कह सकते हैं, उनके ही कई लोग जो हैं अलग अलग मामले में उनके ऊपर जांच बैठ चुकी है। अब ऐसे में क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है? क्या आने वाले वक्त में जो मामला है ये बद से बदतर होने वाला है? क्या आने वाले वक्त में सिर्फ ये 3-4 जो नेता है, आप कहिए कि शरद पवार कहिए, अनिल देशमुख कहिए, आप बोलते अर्जुन खोतकर कहिए, या फिर अब जो है भवानी गोपाल पाटिल का भी नाम सामने आया है, तो इस तरीके से और कितने नेता हैं जो इतने सारे मामलों में, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और किन्हें किन्हें समन जारी किया जाएगा, और आने वाले वक्त में क्या ये पूरा मामला बद से बदतर होता हुआ नजर आता है, और कितने वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेताओं को अब समन जारी किया जाता है, सबके तार कैसे जुड़े, और आखिरकार इसके में आका कौन है जो ये सारे जो काम है इसको करवा रहा है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रही है, आखिर ये तार कहाँ जुड़ते हुए नजर आते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में और गुत्थियाँ सुलझने वाली है, या फिर वक्त के साथ और नाम आते जाते हैं और ये गुत्थी उलझती हुई जाती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।